तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स क्लासेस। कई दिनों से हमारा क्लास बंद था क्योंकि हम अपने कुछ कार्यवश कहीं पर चले गए थे और आज हम आए हैं और आज से हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होने जा रहा है। और आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो उसको चलिए देखते हैं, क्योंकि हम अभी चैप्टर को अच्छा से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं उसको ख़त्म कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इस साल एमसीक्यू ही देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट बिहार बोर्ड। ऐसे तो ये 2024 का है, लेकिन तब भी इसमें जितना भी क्वेश्चन दिए पहले बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सभी अवेलेबल है। 2025 का हमारे पास पेपर है, क्योंकि हम 2025 में ही एग्ज़ाम दिए थे, उसको हम सॉल्व करवा देंगे। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। फिजिक्स देखिए, चैप्टर का हमारा क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? वह कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा वस्तु प्रतीत होता है? उत्तल दर्पण में सीधा प्रतीत होता है और काल्पनिक होता है, और अवतल दर्पण में उल्टा होता है और वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण है? इसमें हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल, क्योंकि समतल में भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल में भी होता है, तो इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ये हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। ऑप्शन में दिया हुआ है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए, सीधी रेखा में करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या 4 नियम है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग कैसा उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? इसका आंसर हमको लगता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सभी भी हम क्वेश्चन करवाएंगे क्लास में ही, बोर्ड पे समझा कर करवाएंगे। ये सभी ऐसे हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने। तो इसका हो जाएगा ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये बता दे, आवर्धित हासित के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आवर्धित मतलब बड़ा होता है। आवर्धित मतलब इस आवर्धित है ना, इसका मतलब होता है बड़ा, और हासित का मतलब होता है छोटा। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी आवर्धित लिखा होगा तो उसको बड़ा मानेंगे और जहाँ हासित लिखा है उसको छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हासित, सीधा और छोटा। चौथा नंबर, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, या 1/v - 1/u = 1/f, 1/f + 1/u = 1/v, 1/f + 1/v = 1/u। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। और यही कहे कि दर्पण में, यही अगर लेंस में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बी नंबर है वो। जहाँ पर ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाता है। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जो दाढ़ी बनता है मतलब बनाया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। और टॉर्च जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए किया जाता है? जो कार लोग चलाते हैं उसमें एक आईना होता है उनके सामने, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। 8वां क्वेश्चन, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों, चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण कहाँ है? ये 9वां क्वेश्चन। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी -m/m u/v,
है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। 10 का ए ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों को देखने के लिए? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी भी नापी जाएगी, तभी यह प्रयोग सफल हो पाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा मुख्य फोकस या वक्रता त्रिज्या या प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण को फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? हम लोग क्या जानते हैं, F = R/2, F = R/2। तो R कितना दिया हुआ है? 32/2, कट कितना आ जाएगा? 16। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि ये कौन सा दर्पण है। अगर ये उत्तल दर्पण कह रहा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, यानी इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत यानी कि वही दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऊपर भी हम इसको बता चुके हैं, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 16, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है या सीधा उल्टा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R = 2F, F = R, F = R/4, R = F/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, R = 2F, क्योंकि होता है F = R/2। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2F = R, 2F = R। तो यही R = 2F, वही है बात। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका हो जाएगा डी। चलिए अब आगे देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। 20वां नंबर क्वेश्चन,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक या शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अब लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। तो चलिए अब इतना हुआ। अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे और कल हम लोग इसके आगे प्रकाश का अपवर्तन का एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इतना पर ही हम अब ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।